हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल वर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 5वां चैप्टर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेयरी कृषि के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में, भूमध्य सागरीय कृषि और इसकी विशेषताएं, बाजार के लिए खेती एवं उद्यान कृषि और इसकी विशेषताएं, और एक जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा संगठन के आधार पर कृषि, जिसमें दो प्रकार होते हैं, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग। इसको देखेंगे और इसके साथ ही कोल खोज का क्या अर्थ होता है ये पढ़ेंगे और ट्रक कृषि के बारे में समझेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं नोट्स के साथ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये चैप्टर 5 है और ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले के जो दो पार्ट हैं उसमें हमने कृषि और कृषि के प्रकार पढ़ लिए हैं। जैसे कि उसके अंदर पढ़ा था कृषि का क्या अर्थ होता है, निर्वाह कृषि और इसके दो प्रकार, रोपण कृषि क्या होती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है, और निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या अंतर होता है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है या आज की जो वीडियो है वो डेयरी कृषि के बारे में है, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसके अंदर पहला पॉइंट जो है वो है डेयरी कृषि से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है, जैसा कि शब्द बता रहा है डेयरी कृषि। तो दोस्तों, डेयरी हमने दूध के लिए ज़्यादातर देखा है या इसका उपयोग सुना है। तो ये कृषि भी ऐसी ही है, दूध उत्पादन से संबंधित। इस कृषि में ऐसी कृषि है जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है। जो पशु दूध देते हैं उन्हें दुधारू पशु कहते हैं। तो दुधारू पशुओं को पाला जाता है किसके लिए, दूध प्राप्ति के लिए। तो दूध उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को जिस कृषि में पालते हैं उसे डेयरी कृषि कहते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषताएं होती हैं कुछ, जैसे कि ये बहुत ही उन्नत प्रकार की कृषि है जिसमें दुधारू पशु को पालते हैं। इस कृषि के लिए अधिक पैसे की ज़रूरत होती है, अधिक खर्चा आता है, क्योंकि पशुओं के लिए छप्पर बनाना होता है, घास को रखने के लिए भंडार की ज़रूरत होती है, दूध उत्पादन के लिए अधिक यंत्रों की आवश्यकता होती है, इसीलिए खर्चा अधिक होता है। इसके साथ ही इस कृषि की एक और विशेषता ये होती है कि इसमें वर्ष भर मानव श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि जो अन्य कृषि के प्रकार हैं उनके लिए कुछ विशेष फसल जैसे कि गेहूं का एक मौसम होता है या सरसों का एक मौसम होता है, तभी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। पर इस कृषि में वर्ष भर मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस कृषि के अंदर पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन का विशेष ख्याल रखा जाता है। और ये जो कृषि का क्षेत्र होता है वो अक्सर नगरीय क्षेत्रों के समीप होता है, नगरीय क्षेत्रों के पास होता है, क्योंकि जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर डेयरी कृषि यानी कि डेयरी उत्पादों की जो ज़रूरत होती है या जो मांग होती है वो अधिक होती है। और इस कृषि के विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा कनाडा और तीसरा न्यूजीलैंड एवं दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, एक बार इसका मैप देख लेते हैं और इसके क्षेत्र देख लेते हैं। ओके, तो ये चित्र है डेयरी कृषि के क्षेत्र जो कि विश्व में है। सबसे पहला क्षेत्र जो हमने अभी पढ़ा, उत्तर पश्चिमी यूरोप। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र ये रहा, ये रही नॉर्थ और ये रहा वेस्ट। तो उत्तर और पश्चिमी यूरोप, तो ये वाला क्षेत्र। दूसरा कनाडा और इसके समीपवर्ती क्षेत्र, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया के क्षेत्र। तो ये थे डेयरी कृषि के विश्व में क्षेत्र, जो कि रेड सर्कल से दिखा रखे हैं। ब्लैक डॉट वाले जो हैं वो मेन क्षेत्र हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो डेयरी कृषि का क्वेश्चन था ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं भूमध्य सागर कहाँ पर है विश्व में। तो एक बार मैप दिखा देता हूँ। तो ये जो विश्व में भूमध्य सागर है ये है ऑस्ट्रेलिया, तो अफ्रीका और एशिया और यूरोप के बीच में ये जो रेड कलर से सर्कल हो रहा है एरिया, ये वाला, ये भूमध्य सागर होता है। इसके आसपास के देश होती है
उसे भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इस कृषि क्षेत्र के अंदर अक्सर खट्टे फलों की कृषि की जाती है, जैसे कि अंगूर। अंगूर की कृषि इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों देख लेते हैं भूमध्य सागरीय कृषि कैसी कृषि है। ऐसी कृषि जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। इसके अंतर्गत खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष ख्याल दिया जाता है। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि इस कृषि में अंगूर की कृषि प्रमुख कृषि होती है। जो अंगूर अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं उनसे उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी कि शराब बनाई जाती है। जो अंगूर निम्न श्रेणी के होते हैं उन अंगूरों को सुखाकर मुनक्का या किशमिश बनाया जाता है। गर्मी के मौसम में इस क्षेत्र में अंजीर और जैतून का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ यूरोप और अमेरिका में जो फलों और सब्जियों की मांग होती है उसकी भी पूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। इस कृषि का जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र हैं, जैसा कि अभी हमने मैप पर देखा था। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था वो यही था, भूमध्य सागरीय कृषि ऐसी कृषि जो भूमध्य सागर के प्रदेशों में की जाती है, जिसमें विशेषकर खट्टे फलों का उत्पादन करते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं थी जो अभी हमने पढ़ी हैं, जैसे कि जो उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं उनसे शराब बनाई जाती है, निम्न गुणवत्ता वालों से किशमिश मुनक्का बनाया जाता है। गर्मी में इस मौसम में यहाँ पर अंजीर और जैतून का उत्पादन किया जाता है। यूएसए और यूरोप के देशों में जो भी सब्जी और फलों की मांग होती है उसकी पूर्ति इसी क्षेत्र से करते हैं। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो भूमध्य सागर और इसके निकटवर्ती देश हैं, जो कि इस सर्कल के अंदर ये सारे देश आते हैं। तो भूमध्य सागर और इसके निकटवर्ती जो क्षेत्र के देश हैं ये सब, जैसे कि इजिप्ट या इसके जैसे जो भी देश आते हैं यहाँ पर, स्पेन, फ्रांस, इन सब देशों में ये कृषि की जाती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कृषि का एक अगला प्रकार है, जिसमें है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। तो फ्रेंड्स ये जो उद्यान कृषि है इसे आप हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर विशेषकर फूलों का उत्पादन किया जाता है या पौधों का उत्पादन किया जाता है। तो सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि किसके लिए? बाजार के लिए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक से अधिक पैसा मिलता है, और ये बाजार पर निर्भर करता है कि बाजार में मांग कैसी है। अक्सर नगरीय क्षेत्रों में फूलों की मांग अधिक होती है और सब्जियों की मांग अधिक होती है, इसलिए इस कृषि के अंदर सब्जी, फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है जिससे अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। तो देख लेते हैं, यह एक ऐसी कृषि है जिसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जी, फल एवं पुष्प का उत्पादन किया जाता है। इन उत्पादों की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। तो ये इस कृषि का जो परिभाषा थी वो थी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, गहन मानव श्रम की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक पूंजी लगती है। इसके साथ ही इस कृषि के लिए सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज जैसे कि HYV हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, इनकी ज़रूरत होती है। इसके साथ ही कीटनाशक और कृत्रिम ताप, अगर ठंडा क्षेत्र है और तापमान चाहिए होता है तो एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है जिससे कि अधिक से अधिक तापमान फसलों को मिल सके, ताकि वो फसलें अच्छी गुणवत्ता वाली हो सकें। इसके साथ ही यातायात द्वारा इन उत्पादों को नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। तो ये इस कृषि की एक अहम और मुख्य विशेषताएं थीं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसी का एक पार्ट होता है ट्रक कृषि, जो कि अभी हम लास्ट में डिटेल में करेंगे। खैर यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब फार्म से यानी कि खेत से सब्जियों को रात भर की दूरी तय कर ट्रक द्वारा इन सब्जियों को नगरों तक पहुंचाया जाता है, इसे ही ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। खैर इसे हम अभी डिटेल में करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, जो कि है संगठन के आधार पर कृषि के दो रूपों का वर्णन करें। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सहकारी कृषि क्या है,
या फिर सामूहिक कृषि क्या है? ये सहकारी है फ्रेंड्स, ये सरकारी नहीं है, सहकारी, सहकारी कृषि। ओके, तो सहकारी कृषि क्या है और सामूहिक कृषि क्या है, या फिर इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड, जो सामूहिक कृषि है या संगठन के आधार पर जो कृषि है उसको दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सहकारी कृषि और नंबर 2 सामूहिक कृषि। तो सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला, सहकारी कृषि के अंदर जो किसान होते हैं वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एक संस्था बनाते हैं जो कि सहकारी संस्था होती है। ये संस्था कृषकों की मदद करती है। इसमें जो खेत होते हैं, एक व्यक्ति का जो खेत है उस पर उसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी कि उसी व्यक्ति का नियंत्रण होता है, वो उसका अपना खेत होता है। इसके साथ ही ये जो सहकारी संस्था होती है ये किसानों को बाज़ार में उचित मूल्य पर फसल बेचने में मदद करती है। ये जो कृषि है ये डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जैसे देशों में की जाती है। दूसरी कृषि जो है वो है सामूहिक कृषि। इस कृषि में सरकार किसानों की मदद करती है और उचित निर्धारित मूल्य पर फसल को खरीद लेती है। इस कृषि में जो खेत होता है उस पर पूरे समाज का या फिर सामूहिक स्वामित्व होता है, यानी कि वो जो खेत होता है वो पूरे समाज का होता है। ये जो कृषि है इसके अंदर जो फसल होती है उसे सरकार खरीद लेती है, और इस कृषि का जो क्षेत्र था वो पहले सोवियत संघ में किया जाता था। अब इस कृषि में कुछ संशोधन करके कुछ देशों ने इसे अपना लिया है। तो दोस्तों यही इसमें अंतर है। एक बार समझ लेते हैं सहकारी कृषि को डिटेल में। सपोज़ कीजिए एक खेत है, इसके साथ में एक दूसरे व्यक्ति का खेत, तीसरे व्यक्ति का खेत, चौथे व्यक्ति का खेत है। ये चारों मिलकर एक संस्था बना लेते हैं और इस खेत को सबको मिलाकर कृषि करते हैं। अगर ये संस्था बनाते हैं कोऑपरेटिव संस्था, तो ये एक सहकारी कृषि होगी जिसमें ये जो संस्था होगी वो इनकी मदद करेगी उचित मूल्य पर फसलों को बेचने के लिए, और अगर कुछ खरीदना है तो उचित मूल्य पर खरीदने के लिए। जबकि सामूहिक कृषि में सरकार इन फसलों को खरीद लेगी और सरकार ही ये सामूहिक खेत होगा जिस पर पूरे समाज का या फिर सभी कृषकों का अपना अपना नियंत्रण होगा। ये जो समाज होगा इसका पूरे इस खेत पर नियंत्रण होगा, और जो भी उत्पादन होगा उसे गवर्नमेंट को बेचा जाएगा जो निर्धारित कीमत होगी, और जो पैसा आएगा उसको सब में बांट दिया जाएगा। तो ये होती है सामूहिक कृषि जो पहले चलती थी सोवियत संघ में, और सहकारी कृषि जो कि अभी भी चलती है डेनमार्क में और नीदरलैंड में। डेनमार्क में ये जो कृषि है ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। ओके, तो जो सहकारी कृषि होती है इसमें उत्पादन बाज़ार में बेचा जाता है और उचित मूल्य पर सहकारी संस्था मदद करके बेच देती है। तो ये जो था संगठन के आधार पर कृषि या फिर सामूहिक कृषि क्या है या इनमें अंतर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है, जिसमें अगर क्वेश्चन ऐसा हो सहकारी कृषि क्या है इसकी विशेषताएं, तो ये ऐसे हो जाएगा सहकारी कृषि का अर्थ और इसकी विशेषताएं। या फिर अगर क्वेश्चन हो सामूहिक कृषि क्या है और इसकी विशेषताएं, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है ट्रक कृषि किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था ट्रक कृषि। ट्रक कृषि में ट्रक खेत और बाज़ार के मध्य की दूरी को रात भर में तय करते हैं और सब्जी को बाज़ार तक पहुंचाते हैं। इसी आधार पर इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जिस खेत में उत्पादन होता है या सब्जी का उत्पादन होता है वहाँ से रात भर की दूरी तय करके जो ट्रक होते हैं वो शहरों तक या बाज़ारों तक इस सब्जी को पहुँचाते हैं। इसे ही ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है कोल खोज किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो सामूहिक कृषि सोवियत संघ में चलती थी उसे सोवियत संघ में कोल खोज के नाम से जाना जाता था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि जो कि सोवियत संघ में चलती थी उसे सोवियत संघ में कोल खोज के नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये जो चित्र है ये आपको बताना है मेरे को कि इसमें ये जो नंबर 1 है ये कौन सा खनन का प्रकार है और जो दूसरा है
वो कौन सा खनन का प्रकार है। नंबर 1 कौन सा खनन है और नंबर 2 कौन सी खनन की विधि है, विधि या प्रकार। तो ये जो चित्र है वो खनन से संबंधित है, जो कि हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, वहाँ पर हमने पढ़ा है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि नंबर 1 कौन से खनन की विधि है या कौन सा प्रकार है, और नंबर 2 कौन सा खनन का विधि है या कौन सा प्रकार है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आइकन पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो के पहले 2 पार्ट देखने के लिए, पहला पार्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, दूसरा पार्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।